नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बैक पेन यानी कि कमर दर्द अब केवल बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम नहीं है, यूथ भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। हेल्थ जर्नल लैंसेट की माने तो 2050 तक तकरीबन 84 करोड़ लोग, जी हां 84 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे। आज हम ग्लोबल महामारी की तरफ बढ़ रहे बैक पेन की समस्या पर बात करेंगे, समझेंगे कि बैक पेन की प्रॉब्लम आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या खतरे हैं, बैक पेन को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही से बचने के उपाय पर भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कमर दर्द यानी बैक पेन ये अब एक ग्लोबल बीमारी बन चुकी है। पहले माना जाता था कि ये बढ़ती उम्र की समस्या है, लेकिन यूथ भी अब इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रहे हैं। हालांकि बुजुर्गों में ये समस्या अभी भी सबसे ज्यादा है। लैंसेट की बैक पेन को लेकर जो स्टडी सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है। 204 देशों पर की गई इस स्टडी के मुताबिक साल 2017 में बैक पेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों की तादाद 50 करोड़ के करीब थी। 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 62 करोड़ के करीब आ गया, लेकिन 2050 तक 84 करोड़ लोग बैक पेन की चपेट में आ जाएंगे। स्टडी में कहा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कमर दर्द के मामले अधिक पाए जाते हैं। इसके कारणों की बात करें तो लैंसेट ने इसके लिए बैठने का सही तरीका नहीं होना, स्मोकिंग और मोटापे के अलावा इलाज के सीमित विकल्प को जिम्मेदार माना है। वहीं विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी के अलावा खराब लाइफस्टाइल, बेतरतीब खान-पान, फिजिकल एक्टिविटी में कमी भी कमर दर्द की एक बड़ी वजह है। कई बार चोट लगने, इन्फेक्शन या मांसपेशियों में खिंचाव के चलते भी बैक पेन की समस्या होती है। लेकिन बैक पेन की कुछ वजहें ऐसी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। खासकर साइटिका की बीमारी और स्लिप डिस्क में भी कमर दर्द होता है। स्पाइन में आर्थराइटिस भी कमर दर्द की एक वजह हो सकती है। हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के चलते भी किसी को लंबे समय तक बैक पेन हो सकता है। इसलिए बैक पेन की समस्या को हल्के में ना लें। अगर ये दर्द 1-2 हफ्ते से अधिक समय तक रहता है तो डॉक्टर को दिखाएं। वहीं कई मामलों में पाया गया है कि सही तरीके से योग या एक्सरसाइज नहीं करने के चलते भी लोगों में कमर दर्द की समस्या हो जाती है। इसके बचने के उपायों पर चर्चा करें तो सबसे पहले बैठने, सोने, उठने का सही तरीका अपनाएं। कुछ अंतराल पर शरीर को आराम दें। नींद पूरी लेने से भी कमर दर्द की समस्या से निजात मिलती है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ योग और एक्सरसाइज भी बैक पेन की समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ऑफिस में चलते फिरते कुछ देर पंजों के बल खड़े हों। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें। कंधे को स्ट्रेच करें, पैरों को सीधा रखें। अगर किसी योग या एक्सरसाइज से दर्द बढ़ता है तो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। बैक पेन कई बार गंभीर बीमारियों के संकेत भी देता है। खासकर जब किडनी खराब होने लगती है तो इससे पीठ और कमर की मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है, क्योंकि इससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे कमर दर्द बढ़ जाता है। कमर दर्द को दूर करने में हेल्दी डाइट की बड़ी भूमिका होती है। खाने में पालक, मेथी के पत्ते का सेवन लाभकारी होता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी को बैक पेन की शिकायत है तो उसे तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसे हल्के में लेना घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपके साथ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ एम शाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एसएल रहेजा हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि धनवाला, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर धनवाला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता, जानी मानी योग एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शाह, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और ये थोड़ा सा चिंता वाली बात लगती है क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि बैक पेन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही हैं, और पर्टिकुलरली लोअर बैक पेन को लेकर लैंसेट कह रहा है कि 2050 तक 80 करोड़ से ज्यादा लोग इसके चपेट में होंगे, यानी कि इस तरह से ये 2020 की तुलना में 36% ज्यादा होगा। तो ये कितना बड़ा थ्रेट है, और क्या हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम इतनी बड़ी आबादी को कम से कम बैक पेन से बचा पाएं? जी, सबसे पहले तो जी बिजनेस और दीपक जी, आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। वेलकम डॉक्टर। तो जैसे आपने कहा कि बैक पेन की जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
ऐसा माना जाता है कि 80% लोगों को जीवन में कभी ना कभी कमर की या कमर के दर्द की तकलीफ रहती है। अब इन दिनों जो उसके मुख्य कारण है, ये जो बढ़ती प्रॉब्लम के मुख्य कारण है वो है बैड पोस्चर। अभी हाल ही में कोविड महामारी के बाद आपने देखा कि एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ, उसके साथ साथ जो बढ़ता डिजिटलाइजेशन है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स है, उसका भी जो उपयोग है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के कारण जो व्यक्ति का पोस्चर है, शारीरिक मुद्रा बैठते समय, खड़े रहते समय, वो खराब होती जा रही है। इसके कारण व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण इनको कमर के दर्द की शिकायत होती है। इसके साथ साथ दूसरा मुख्य कारण है ओबेसिटी, बढ़ता हुआ मोटापा। तो जैसे व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो अक्सर पेट का हिस्सा जो है वो आगे आने लगता है। इससे व्यक्ति की जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाती है और रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव बनता है, जिससे कमर का दर्द हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, अक्सर आजकल कहते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, क्योंकि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इन कारणों से बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल कॉजेज भी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अक्सर आजकल जो शहरी जीवन में लोग घर के अंदर या ऑफिस के भीतर ही ज़्यादातर समय बिताते हैं, तो इससे सनलाइट एक्सपोजर कम होने के एक तो हमारा लाइफस्टाइल दुरुस्त नहीं है और उसके ऊपर हमारे खान पान की भी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से एक डबल खतरा हमारी कमर को हो रहा है। डॉक्टर धनवाला, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कमर में दर्द हो तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। किन सूरतों में एक आम व्यक्ति को जिसको कमर दर्द हो रहा है उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और किन सूरतों में एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत एसेंशियल पार्ट है अभी की डेट में। अगर हम वंस इन अ मंथ भी अपनी एक्सरसाइजेस जो चेंज करनी है उनसे सीखते रहे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जैसे लेडीज है, मैक्सिमम लेडीज को आज की डेट में ऑस्टियोआर्थराइटिस और बैक पेन, बल्जिंग डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर मैं देखूं तो 100 पेशेंट मेरे पास पर डे आ रहे हैं। रीजन क्या है? वो किचन में नीचे झुक रही है। जब वो किचन में नीचे झुक रही है तो वो ग्ल्यूट से नहीं झुक रहे, वो किसी भी पोस्चर से झुक रहे हैं। सेम चीज मेरे पास आजकल स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं जो कि बाइकिंग कर रहे हैं, रोड में अभी गड्ढे बहुत है और फुल स्पीड में वो बाइक चला रहे हैं, या जिम में डेडलिफ्ट कर रहे हैं। एक एज वाले पेशेंट्स में हम समझ सकते हैं कि बोन वीक हो रही है, लेकिन ये मैं बात बता रही हूँ उस ग्रुप की जो 15 साल से लेकर 50 साल तक है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले सीखना है कि उन्हें कैसे अपने पोस्चर को मेंटेन रखना है ना, वो क्या गलती कर रहे हैं जिससे उन्हें ये दर्द हो रहा है और वो क्या करके इससे बच सकते हैं। लाइक क्या एक्सरसाइजेस उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ देगी, कैसे उनको डिस्क बल्ज आने से बचेगा, कैसे लेडीज को साइटिका नहीं आएगी या मेल को साइटिका या ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं आएगा। तो ये चीजों पे पहला हमारा फोकस रहना चाहिए। दूसरी चीज, जो हम गैस्ट्रिक आइटम खाते हैं उससे हमारी बॉडी का वात दोष बढ़ता है, जिससे आज की डेट में जो मैं देख रही हूँ मेरे लगभग 20-30,000 पेशेंट के अंदर एक नॉट क्रिएट हो रहा है जिनसे उन्हें लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रही है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, पूरा डर्माटॉम्स जो स्पाइन से लेकर पैर तक की नसें वो ब्लॉक हो रही है उसकी वजह से। तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए मैं कह सकती हूँ फास्टिंग वंस इन अ वीक हमें करना चाहिए। लेकिन कैसे फास्टिंग करना है वो समझना जरूरी है। एब्सोल्युटली, ये हम आगे समझेंगे आपसे ये सारी चीजें। एब्सोल्युटली मैम, ये समझेंगे आपसे कि फास्टिंग या दूसरे लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं खासतौर से खान पान में और पोस्चर में, वो क्या करने हैं, उनका सही तरीका क्या है, वो भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल वंदना जी के पास चलते हैं। वंदना जी, कहा यह जाता है कि अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपकी कमर में कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई लचीलापन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास समय नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को काम पे जाना है, घंटों बैठे रहना है। तो ऐसे में क्या कोई आप उनको टिप्स दे सकती हैं कि वो अपने ऑफिस में या वाइल दे आर ट्रैवलिंग वो अपनी कमर का ख्याल रख पाएं? जी बिल्कुल।
एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि पॉस्चर बिगड़ जाने की वजह से भी दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स या कम्यूट की बात, जिसमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है, या तो हम बैठे हैं या तो खड़े हुए हैं बहुत लंबा, तो उसकी वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि बैक में इशू आ रहा है, बैक में पेन हो रहा है, जिसका एक और रीजन ये भी है कि आपकी जो हिप मसल्स है वो भी टाइट है, वो भी स्टिफ है। तो बाकी आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, साइटिका का इश्यू आ रहा है, वो सब हिप की वजह से भी आ सकता है। तो आपके हिप्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाउ इफ यू आर कम्यूटिंग, आप अगर ट्रैवल बहुत कर रहे हो या फिर ऑफिस में बहुत बैठे हो, तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग है जो आप वहां कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में 15 मिनट भी अपने आप को दे सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, और अपनी बैक का ढंग से ध्यान रख सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक कहावत है, हम योग में बोलते हैं अक्सर, कि आप उतने ही जवान होते हैं जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। तो स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है फिलहाल तो, और हमारा बुढ़ापा आता जा रहा है, यानी कि हम ज्यादा उम्र से पहले ढलते जा रहे हैं, या बैक पेन की शिकायतें होती जा रही है। तो कुछ आसन है जो आपके बैक की मसल्स को और उसकी जो सपोर्टिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रांग भी बनाते हैं और फ्लेक्सिबल बनाने में भी मदद करते हैं। तो मैं कुछ बैठने वाले आसन ही बता देती हूँ सबसे पहले, जो कि आपके जो हिप एरिया है उसको भी फ्लेक्सिबल बनाने में भी मदद करेंगे। जो इनर एंड आउटर थाइज है उनको भी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, जो कि ग्रोइन जो एरिया होता है हमारा, अगर वो स्टिफ होने लगता है तो भी बैक इश्यूज आने लगते हैं। तो जैसे हम बद्ध कोण आसन करते हैं बैठ के, ये आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। आई एम श्योर कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इतनी जगह नहीं होती है, तो जब आप जहां भी आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंच के थोड़ी देर के लिए अगर आपने बद्ध कोण आसन किया, काफी आपके लिए। अगर आप घर में बैठे बैठे किसी से बात कर रहे हैं तो भी ये आसन कर सकते हैं। बहरहाल बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो स्टमक कंडीशन है वो एम्प्टी हो, या फिर खाली या थोड़ा सेमी एम्प्टी हो। इसके बाद एक और आसन है जिसका नाम है शिशुपाल आसन। ये भी आपकी जो लोअर बैक और उसकी सपोर्टिंग मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, साथ ही इस पार्ट को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसकी वजह से साइटिका के इश्यूज होते हैं या फिर इस हिस्से में जो बहुत पेन होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके साथ साथ जो पॉस्चर करेक्शन के लिए हम लोअर बैक की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे जो सिटिंग पॉस्चर खराब होने की वजह से जब हम इस तरह से हंच्ड बैक जो है, अपर बैक ऑलरेडी हमारी इस तरह से डिजाइन है कि उसमें इस तरह का एक राउंडिंग होती है और लोअर बैक में एक आर्च होता है। तो जो राउंडिंग है उसको और राउंड होते चले जाते हैं, शोल्डर्स झुकते चले जाते हैं। तो एक सिंपल सा आसन है गौमुख आसन। अगर आप पैरों को आप फॉलो कर सकते हैं तो अब इस तरह से रख लीजिए, एक हाथ ऊपर से लेके जाएंगे सर के पीछे और दूसरा कमर के पीछे से लेकर आएंगे, और अपना जो हाथ है ऊपर वाला उसको जितना सर के पीछे ले जा सकते हैं बिना सामने की तरफ झुके या फिर गर्दन को सामने की तरफ खींचे। अगर आप यहाँ भी सीधा बैठ सकते हैं तो भी काफी है। आप अगर यहाँ बैठे हैं, बस यहाँ पर आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। तो जब आप सांस लेंगे आप देखेंगे कि जो आपका कोर है वो एक्सपैंड हो रहा है, जो आपका एब्डोमेन रीजन है उसके साथ साथ जो साइड कोर है उसको भी एक्सपेंशन आपको फील होगा, जिसकी वजह से जो बैक की सपोर्टिंग मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगी। जो अपर बैक है और आपका जो पॉस्चर बिगड़ा हुआ है वो भी सीधा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बैक के इश्यूज नहीं होंगे। और कुछ और भी आसन है लेट के करने वाले, जो कि आप अपने घर पर तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर नहीं भी हैं, बिकॉज अभी मेरे पास कैमरा एंगल की वजह से वो सपोर्ट नहीं है कि मैं आपको वॉल के सारे दिखा सकूं। जैसे भुजंग आसन है, मैं आपको इस मैट पर दिखा देती हूँ, लेकिन आप इसको वॉल पर भी खड़े खड़े भी कर सकते हैं। अगर आपको बैक का पेन नहीं है तो दोनों पैरों को साथ में रखेंगे। मेन बात यह है कि आपको जो शोल्डर्स हैं उनको रिलैक्स करके रखिए और फिर धीरे से इनहेल करके ऊपर उठेंगे। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि पिंचिंग पेन की महसूस हो रहा है या कुछ अनकंफर्टेबल अनईजीनेस है, तो दोनों पैरों के बीच में मैट के जितना गैप रखेंगे। या तो आप पैरों की उंगलियों को इस तरह से मैट के ऊपर त्रियक भुजंग आसन में रखेंगे या फिर रिलैक्स करके रख सकते हैं। और इस बार आपको पूरे हाथों को सीधा कर देना है, फिर एक तरफ से घूमना है, जैसे राइट साइड से मैंने घूमा, और अपनी लेफ्ट हील को देखना है, फिर सामने आना है, एग्जैक्टली सेम थिंग अदर साइड। इसमें ब्रीदिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब सामने आए तो इनहेल है और जब भी हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो एक्सहेल है। फिर धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे और इस तरह से हम अपना आसन रिलीज करेंगे जी। एक बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट सी बात है कि जो हमने अपर बैक पे काम कर लिया, लोअर बैक पे काम कर लिया,
बैक बेंड कर लिया या फॉरवर्ड फोल्ड कर लिया, सीधा कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली, पर्वत आसन कर लिया, सीधे बैठने वाला, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्विस्टिंग पोस्चर जरूर करना चाहिए। वो आप कम्यूटिंग में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो वर्टिब्रे के बीच में हेल्दी गैप है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जब आप सारे पोस्चर कर लेते हैं उसके बाद में आपको लास्ट में एक ट्विस्टिंग पोस्चर करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल आसन यहाँ पर दिखा देती हूँ जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन। साइडवेज में दिखाती हूँ मैं आपको सो दैट यू कैन सी। आप इस तरह बैठ सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं भी बैठ सकते हैं पैरों से तो कोई बात नहीं है, आप एक पैर को सीधा और दूसरे को इस तरह से रख सकते हैं एंड देन जो आपका पीछे वाला हाथ है उससे सपोर्ट ले लीजिए सीधा बैठने के लिए। मेक श्योर कि आप पीछे की तरफ या आगे की तरफ झुके हुए नहीं या फिर कर्व या हंच बैक नहीं बना रहे हैं, सीधा बैठेंगे एंड देन लुक बैक। फिर सामने देखेंगे, धीरे से रिलीज कर देंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के दोनों हैंडल ले लीजिए, सीधे बैठ जाएं, एक हैंडल को पकड़ लीजिए, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो जो आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ ही जो वर्टिब्रे के बीच में आइडियल हेल्दी गैप होना चाहिए वो भी बढ़ेगा और वो बढ़ेगा, आई मीन वो मेंटेन रहेगा। एक और छोटी सी बात बिल्कुल, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना यहाँ पे चाहूंगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे लूंगा। आई एम श्योर ये सारे के सारे जो बातें आपको बताई जा रही हैं हमारे तीनों मेहमानों की ओर से, ये आपकी कमर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से इनको देखिए, समझिए और हाँ, डॉक्टर की सलाह आपको लेनी है और एक्सपर्ट्स की देखरेख में इन सब चीज़ों को आपको करना है। ये हम आपको एक बार फिर से याद दिला देंगे। कमर पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है और लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कमर का दर्द होगा, लोअर बैक पेन होगा। क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत कॉमन इशू है। शायद हम इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि आज अगर आपने इग्नोर किया, आगे जाके ये विकराल रूप ले सकता है। डॉक्टर शाह, जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं पहले कि अगर इन्होंने ये कर लिया होता या इस समय पर अगर थोड़ा सा इंटरवेंशन हो जाता तो शायद कमर का ये हाल नहीं होता? अक्सर आपके दिमाग में भी विचार आते हैं। हमारे वो दर्शक जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं कमर की दिक्कतों को लेकर और जो कमर का इलाज भी करा रहे हैं उसके मैनेजमेंट को लेकर, क्या सलाह देंगे सर? देखिए, कमर की प्रॉब्लम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका दर्द जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है या फिर कई दिनों तक चलता जा रहा है, कई बार कमर के दर्द के साथ आपको पैरों में शूटिंग पेन जो कि नर्व कंप्रेशन आ रहा है, इसके अलावा अगर व्यक्ति को बुखार है या फिर उनका वजन कम हो रहा है, तो ये सब संकेत है कि शायद कमर का दर्द जो है वो किसी सीरियस कंडीशन के कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में तो डेफिनेटली आपको टाइमली स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जिनका वर्क प्रोफाइल वैसा है, जिनका डेस्क जॉब है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर पहले से ही व्यक्ति जो है अपने पोस्चर पर बराबर से ध्यान दे, अपने आहार पर बराबर से ध्यान दे जिससे उनका वजन जो है वो नियंत्रण में रहे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते रहे और स्मोकिंग अवॉइड करें, तो इन सब चीज़ों से वो डेफिनेटली बैक पेन से बच सकते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन हो गई है। आप इनफैक्ट हर दूसरा तीसरा आदमी जो अपना चेकअप करा रहा है, ब्लड रिपोर्ट्स में ये कितना खतरनाक हो सकता है बैक के लिए और इसका कनेक्शन क्या है बैक पेन से? तो देखिए, विटामिन डी का एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है सनलाइट एक्सपोजर। जब सन रेज व्यक्ति के स्किन पर गिरते हैं तब बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। अभी क्योंकि हम ज़्यादातर समय घर के भीतर या ऑफिस के भीतर बिताते हैं तो सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो काफ़ी हो गया है। इसके अलावा जो डाइटरी सोर्सेज है, आहार में भी बदलाव होने के कारण हमको डाइट से भी एडिक्वेट विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपने बिल्कुल ही सच कहा कि काफ़ी सारे लोगों में विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पाई जाती है। विटामिन डी जो है बोन हेल्थ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हड्डी जो है वो कमज़ोर हो सकती है। आगे जाकर ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम भी दे सकती है और इसमें फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप पहले से ही इस पर ध्यान दें कि आपका विटामिन डी का जो इंटेक है
वो एडिक्वेट हो तो आप ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर आपका विटामिन डी लो है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी काफी इजीली अवेलेबल है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि काफी लोग विटामिन डी जी बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है वहाँ पे टेक्निकल। मैं डॉक्टर सुरभि के पास चलना चाहूँगा। डॉक्टर सुरभि, आपने एक शुरुआती अपने ओपनिंग रिमार्क में इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी कहा था। थोड़ा हमें अपने अनुभव से बताइए, लोगों में कितनी जागरूकता आई है? क्योंकि अभी भी लोगों के मन में कमर दर्द का मतलब है सीधा डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद या तो जैसे कि योग को लेकर थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी है तो वो योग करते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, लेकिन फिजियोथेरेपी के बारे में अभी भी उतना शायद लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अभी लोग बहुत जागरूक होने लगे हैं। अभी मेरे पास तो मैक्सिमम केसेस वो होते हैं जो ऑर्थोपेडिक से पहले भी हमारे पास आके देखते हैं कि क्या कंडीशन है और कैसे इम्प्रूवमेंट चाहिए। योग इट्स वेरी इफेक्टिव, लेकिन क्या होता है कि आजकल योग गुरु बहुत जल्दी बन रहे हैं। 7 दिन के सर्टिफिकेशन के बाद लोग योगा क्लासेस शुरू कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कमर में दिक्कत है और वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, उससे उनको और ज़्यादा गैप बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी जो सोसाइटी है, कोई भी है जिनको हल्का स्टिफनेस आना शुरू हुआ है लोअर बैक में, उन्हें सबसे पहले एक थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और ये जानना ज़रूरी है कि उनकी किस मसल में स्टिफनेस शुरू हुई है और उस स्टिफनेस के पीछे क्या रीज़न है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए नहीं बनी है। अब मैं हूँ, अगर एक 786 योग है तो 786 योग में मेरे लिए खाली 10 या 20 या 25 योग है, दूसरे बंदे के लिए दूसरे योग है। तो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी को समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी की कौन सी मसल वीक है, हमें हमारी बॉडी के लिए क्या करना है। अगर हम अपनी बॉडी को समझ गए और हमने एक थेरेपिस्ट की बात को प्रॉपर फॉलो कर लिया तो हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें प्रॉपर रेंज ऑफ एक्सरसाइज सीखना बहुत जरूरी है। और अगर मसल स्टिफ्ड है तो वो स्टिफ मसल को पहले लूज कैसे करना है ना। सबसे बेस्ट वे रहता है ये, अगर आपकी मसल स्टिफ्ट है तो हल्के 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 रोटेशनल वे में हम उस मसल को फ्री करते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है मसल को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अंदर नर्व भी है। अगर नर्व को हमने बहुत तेज प्रेस किया या बोन को प्रेस किया तो फ्रैक्चर होने का भी डर है। जैसे सर ने बताया, आजकल ऑस्टियोपोरोसिस इट्स वेरी कॉमन। तो जो भी करना है वो एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के अंडर में ही करना है। इम्पोर्टेंट आपने ही बोला कि एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के अंडर में ये करना बहुत आवश्यक है। वंदना जी, थोड़ा सा बिगिनर्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी और जो डॉक्टर सुरभि ने भी कहा कि हर एक्सरसाइज या हर तरह का योगासन हर किसी के लिए होता भी नहीं है, इनफैक्ट कई लोग कर भी नहीं पाते। तो जो बिगिनर्स हैं हमारे, जो आसानी से कर पाएँ और जो ऑफिस में आम दिनचर्या में हम जो योग कर सकते हैं, थोड़ा सा वो वाली एक्सरसाइज भी बता दें मैम। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर सुरभि ने कहा वो एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आजकल 7th एज का सर्टिफिकेशन के बाद योगाचार्य बन जाते हैं, योगा गुरु बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ये समझ लें कि आपको किसके अंडर ट्रेनिंग लेनी है। दूसरा, एक बार डॉक्टर से एक्चुअली पहले मिल लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये डिस्क हर्निएशन है, क्या वो डिस्क बल्ज है, किसी स्टिफनेस की वजह से है, या वट एवर इज द रीजन। तो एक बार डॉक्टर से मिलने के बाद ही आपको योगा स्टार्ट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी रेंज ऑफ मोशन में आपके लिए ठीक है। तो इतना समझने के बाद जब आप योगा गुरु के पास जाएंगे तो मैं आपको सिंपल जो एकदम बिगनर्स के लिए योगा फॉर ऑल है, जो मैंने बताए थे वो भी योगा फॉर ऑल है। वो सिंपल एक्सरसाइजेज है, सिंपल आसन है, ऐसा नहीं उनको करने में कोई भी तरह की आपको दिक्कत महसूस होने वाली है। सिंस आई एम सिटिंग ऑन मैट, तो मैं आपको मैट पर ही कुछ सिंपल से आसन बता देती हूँ। जो एक ट्विस्टिंग आसन मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, वो आपको करना है और अक्सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर लोग उसको कर सकते हैं। भुजंग आसन सभी लोग कर सकते हैं, बस उसकी रेंज समझ लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपको पिंचिंग पेन या अनईजीनेस है, दोनों पैरों के बीच में गैप रखिए। अगर नहीं है, दोनों पैरों को साथ में रखिए, इतना समझ लेना है। एक और पॉस्चर है जिसको हम लोकस्ट बोलते हैं या फिर सलभासन बोलते हैं, इसमें पैरों को एक एक करके ऊपर उठाना है, लेट करके करना है। वो आसन मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी बिगनर्स के लिए है। आपको दोनों पैर एक साथ उठाने की जरूरत नहीं है। इस तरह हाथों को रख लीजिए तो वो थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं आपको, आपकी चिन या फिर फोरहेड। आप देख लीजिए, अगर आपको सर्वाइकल का कोई इशू नहीं है तो फिर आप चिन को मैट पर रख सकते हैं। धीरे से एक पैर को ऊपर उठाएंगे, जितनी रेंज ऑफ मोशन में आप उठा सकते हैं, दूसरी तरफ टिल्ट हुए बिना। अगर आप ये है यहां तक उठा सकते हैं तो भी ठीक है, ऊपर जा सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप दोनों पैरों को साथ में उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठा सकते हैं तो भी ठीक है। तो ये बिगनर्स के लिए है।
आप ये कर सकते हैं, आपने भुजंग आसन किया, आपका जो अपर बैक और मिडिल बैक है उसको स्ट्रेंथन किया, आपने दिस आसन जो अभी अभी मैंने आपको बताया शलभासन ये किया, तो आपने लोअर बैक को मजबूत किया और उसकी सपोर्टिंग मसल्स को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सामने झुकने वाले आसन करने चाहिए। जैसे डॉक्टर सुरभि ने कहा कि कुछ केसेस में लोगों को पता नहीं है कि किस तरह सामने झुकना है, इसलिए प्रॉब्लम्स आते हैं बैक के। सामने झुकना इज नॉट एन इश्यू, किस तरह आप झुक रहे हैं दैट इज एन इश्यू। तो अगर आप सीधे बैठ के हैं, आपकी झुकने की क्षमता अगर इतनी है तो आप इतना ही झुके, बजाय इसके कि आप ऑल द वे नीचे चले जाएं, क्योंकि किसी की क्षमता है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, झुक सकते हैं, कोई नहीं झुक सकते। तो मेक श्योर नीचे जाने की होड़ में या किसी के कंपटीशन में आप इस तरह नीचे नहीं जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं आपके स्पाइन पे, एक्स्ट्रा हंच बना रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक सिंपल आसन और है जिसका नाम है मर्जरी और बितिलासन, जो हर किसी को करना चाहिए और मुझे लगता है 99% केसेस में हर कोई उसे कर भी सकता है। संक्षेप में बता दें मैम जी। तो इस तरह से आ जाएं और इनहेल करके जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस थोरासिक पे करना है, जो मिडिल बैक है उस पे करना है, क्योंकि मिडिल बैक ऑलरेडी इस तरह से कर्व्ड रहती है, तो उसको नीचे की तरफ लेके जाना है और एक्सहेल करते समय लोअर बैक पर ध्यान देना है और ऊपर की तरफ जाना है। तो ये जो है अगर आप 3 से 5 बार डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जो मूवमेंट है वो मिल जाता है। आप एक ही आसन कर लीजिए, एक ट्विस्टिंग आसन कर लीजिए और एक भुजंग आसन, काफी आपके लिए। और 10-15 मिनट का टाइम सभी के लिए निकालना बहुत ही मुमकिन और बहुत ही आसान होता है। ये जो आपने आखिरी लाइन बोली है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो डॉक्टर्स ने और वंदना जी ने यहाँ पे बताया है, उन सब बातों का ध्यान रखना है। और जो वंदना जी ने आखिर में कहा 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालें, अपनी कमर के लिए निकालें, क्योंकि आपकी कमर जो है ना, एक तरह से वो आपकी जीवन का आधार है, जो आपका स्पाइन है। तो उस जीवन के आधार को मजबूती दें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जी वंदना जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाह, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुरभि, थैंक यू सो मच मैम। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।